यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्कार। आज हम लोग एक विशेष न्यूज़ लेकर आए हैं। वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट से जो विजय है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए। उनकी कैंडिडेचर को, उनके एमपी होने के जो जो वो एमपी हैं उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन आई है। ये पिटीशन जिन लोगों ने भी दाखिल की है वो पीएम मोदी के खिलाफ नॉमिनेशन वाराणसी में किए थे। पीएम मोदी के खिलाफ नॉमिनेशन करने का नतीजा ये निकला कि इनका कहना है कि पीएम मोदी के इन्फ्लुएंस में मेरी एप्लीकेशन को जबरदस्ती गलत तरीके से इलेक्शन कमीशन वाराणसी ने रिजेक्ट कर दी और मुझे कैंडिडेट बनाया नहीं। मैं कैंडिडेट अगर होता तो पीएम मोदी हार जाते और मैं जीत जाता। ऐसा लिखा नहीं, लेकिन ऐसा उनका व्यू रहा होगा। इस इलेक्शन कमीशन के रिजेक्शन को वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में लेकर गए और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी लोकस पर ही क्वेश्चन उठा दिया कि आपको अधिकार क्या है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में मई में चुनाव हुआ, उससे पहले नॉमिनेशन हुआ होगा, नॉमिनेशन रिजेक्ट हुआ, उसके तुरंत बाद इलेक्शन पिटीशन लेकर नहीं गए। वो दिसंबर 2019 को इलाहाबाद हाई कोर्ट गए, जब उनको कुछ ऐसे लोग मिल गए होंगे जिन्होंने कहा होगा कि ये तो बड़ा इश्यू बन सकता है और आप इसको चैलेंज कर दीजिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिसेंटली उसको रिजेक्ट करते हुए कहा कि आपकी कोई लोकस नहीं बनती, आपका कोई अधिकार नहीं बनता है, इसलिए इस पिटीशन को, इलेक्शन पिटीशन को एंटरटेन नहीं किया जा सकता। उस रिजेक्शन के खिलाफ एक इलेक्शन पिटीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई रिसेंटली और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी वही एलिगेशंस लगाए गए और ये कहा गया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हमारे फैक्ट और एविडेंसेस को दरकिनार करते हुए या उनको अप्रिशिएट न करके उन्होंने सीधा का सीधा हमको लोकस पर या टेक्निकल ग्राउंड्स पर रिजेक्ट कर दिया गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई है। अभी क्या होगा वो आगे देखेंगे, लेकिन एक उसका बैकग्राउंड कि आखिर ये कौन कैंडिडेट है, ये कौन लोग हैं, ये कैसे आए, ये क्यों आए, इनका मोटो क्या है। हम सभी को याद होगा कि बीएसएफ के एक जवान तेज बहादुर यादव, जिनका नाम हुआ करता था, तेज बहादुर जी ने एक वीडियो वायरल किया था और कहा था कि मैं बॉर्डर पर लगा हूँ, अपनी जान दे रहा हूँ, प्राण दे रहा हूँ, साइड पर हूँ और मुझे इस तरह का भोजन मिलता है, ये देख लीजिए। बीएसएफ ने उसका संज्ञान लिया और बीएसएफ ने संज्ञान लेते हुए इन श्रीमान जी के खिलाफ ये पाया कि ये गलत तरीके से और गलत झूठ बोलकर वो वीडियो बनाया गया था, जबकि ऐसा नहीं था और उस वीडियो को जबरदस्ती फेम पाने के लिए वायरल किया गया था। पूरी बीएसएफ पर सवाल खड़ा हुआ। बीएसएफ में कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग चली। कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग में इनको झूठ बोलने, बीएसएफ को बदनाम करने, वहाँ के कैंटीन को बदनाम करने और वहाँ के सिस्टम को बदनाम करने, जबकि उनका कहना है कि हमारे यहाँ का जो व्यवस्था है, खाने पीने पर सबसे ज़्यादा हम ध्यान देते हैं, सिक्योरिटी पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ये हमारा मेन इशू है, इसलिए उनको कोर्ट मार्शल किया गया। कोर्ट मार्शल करने के बाद उन्होंने फेम तो लगी चुकी थी क्योंकि उनका वीडियो वायरल हो चुका था, देश पूरा उनको देख चुका था। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव में गए बनारसी में। पहले उन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेचर किया। इंडिपेंडेंट कैंडिडेचर करने पर भी प्रश्न खड़े हुए। उन प्रश्नों का जवाब देने के लिए समाजवादी पार्टी ने इनको लपक लिया। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी ने इनको अपने सिंबल से चुनाव लड़वाने का फैसला किया और समाजवादी पार्टी के सिंबल से वहां फिर से नॉमिनेशन किया गया। नहीं कि 2 बार नॉमिनेशन हुआ, दोबारा फिर से अब नए सिंबल से, मतलब पार्टी के सिंबल से नॉमिनेशन हुआ। जब नॉमिनेशन से सिंबल हुआ तो फिर से एक नोटिस इशू किया गया इनको, जो पहले किया गया था, और उस नोटिस में कहा गया कि भाई आपने ये कॉलम छोड़ दिए हैं, इन कॉलम्स को भरिए, और आपने ये डॉक्यूमेंट जमा नहीं किए हैं, इन एविडेंसेस को जमा नहीं किया है या इन एफिडेविट्स को जमा नहीं किया है, उन एफिडेविट्स को जमा करिए। हम सब जानते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से इलेक्शन कमीशन ने अपनी गाइडलाइंस बनाई हैं। उन गाइडलाइंस में किसी भी व्यक्ति को अपना करप्शन इतिहास, उसके खिलाफ केसेस, उसकी वेल्थ, उसके और मोरल टर्पिट्यूड के केसेस या उसके डिसमिसल के केसेस या उसके मिसबिहेव के केसेस, किसी डिपार्टमेंट में, किसी इंस्टीट्यूट में पुराने इतिहास के केसेस, वो सब कुछ आपको फाइल करना होता है। ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंगों के अनुसार इलेक्शन कमीशन ने शुरू किया।
तो उस एप्लीकेशन में एक कॉलम था कि आपको कहीं कोई डिसमिसल तो नहीं हुआ, आपके खिलाफ कोई करप्शन के चार्जेस तो नहीं हैं, आपके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाइयां तो नहीं हुई हैं, आपके खिलाफ कुछ केसेस तो फाइल नहीं है, आपके वेल्थ क्या है, ये होता है जिसमें कि करप्शन वाला और डिसमिसल का जो कॉलम है इन्होंने ब्लैंक छोड़ दिया। चूंकि ब्लैंक छोड़ा तो नोटिस होना स्वाभाविक था। डिस्क्रिमिनेशन इलेक्शन कमीशन का तब हम मानते हैं जब इलेक्शन कमीशन बिना आपको नोटिस दिए, बिना आपको इन्फॉर्म किए आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है। इलेक्शन कमीशन ने ऐसा नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा नोटिस इशू करके कहा कि आपने ये एफिडेविट जमा नहीं किया है, आपने ये डॉक्यूमेंट जमा नहीं किए हैं, आपने ये कॉलम खाली छोड़ दिया है, फला फला तारीख तक आप इसको सुधार लीजिए। हम जानते हैं ये एक सामान्य कार्रवाई है। हम कोर्ट में भी पिटीशन डालते हैं, कोई भी एप्लीकेशन डालते हैं, कोर्ट में कोई केस डालते हैं तो कोर्ट में रजिस्ट्री में जाता है, रजिस्ट्री से कुछ ऑब्जेक्शंस आते हैं, ऑफिस की कुछ रिपोर्ट्स आती हैं, उस ऑफिस की रिपोर्ट्स के बाद हमको कहा जाता है कि भाई ये आपके गड़बड़ हैं, इनको सही कर लीजिए। हम उसको सही करते हैं, अगर वो सही नहीं हम करते हैं तो फिर रजिस्ट्रार की कोर्ट चला जाता है, रजिस्ट्रार उस पर हमको एक नोटिस इशू करता है और रजिस्ट्रार कि कोर्ट में भी अगर हम सेटिस्फाइड नहीं होते तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैम्बर कोर्ट में चला जाता है, चैम्बर कोर्ट में फिर वो ऑर्डर करता है और डिसमिसल का ये प्रक्रिया चलती है। ये सभी कोर्ट्स में चलती है कि ऑफिस रिपोर्ट आने के बाद अगर आपकी एप्लीकेशन या आपकी पिटीशन ठीक नहीं है तो उसको प्रॉपर कर लीजिए, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के तहत ऑडी अल्टरम पार्टम है, किसी भी व्यक्ति को मौका दिए बगैर उसकी कोई भी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो मौका देने की बात थी, इलेक्शन कमीशन ने इनको मौका दे दिया। इलेक्शन कमीशन को इन्होंने कोई जवाब उस तारीख तक नहीं दिया, तो जब एप्लीकेशन इनकम्प्लीट थी तो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन को ट्रीट ही नहीं किया जा सकता। वो एप्लीकेशन रिजेक्ट होना दूसरी बात है, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन होना दूसरी बात है। रिजेक्ट होता कि उसमें जो गाइडलाइंस हैं इलेक्शन कमीशन की, वो गाइडलाइंस आपने फॉलो नहीं की। ये आपकी एप्लीकेशन यानी कि तेज बहादुर की समाजवादी पार्टी की जो एप्लीकेशन है इलेक्शन की, वो एप्लीकेशन इनकम्प्लीट एप्लीकेशन होने की वजह से रिजेक्ट हुई। आप हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में आ गए। अब सवाल इसमें कुछ नए खड़े होते हैं। सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या किसी भी पार्टी को, किसी भी व्यक्ति को कैंडिडेचर बनाने का अधिकार है? क्या समाजवादी पार्टी की ये जिम्मेवारी नहीं बनती है, वो एक नेशनल पार्टी है या रीजनल पार्टी है, उसकी जिम्मेवारी नहीं बनती है कि जब एप्लीकेशन फाइल हो तो लीगल कंप्लाइंसेस पूरी हों? जिन कैंडिडेट का एफिडेविट फाइल होना है वो कैंडिडेट का एफिडेविट फाइल हो, जो इन्फॉर्मेशंस देनी है वो इन्फॉर्मेशन पहले पार्टी कलेक्ट करे, पार्टी उस फॉर्म में पूरा काम करे और तब कैंडिडेट को फॉर्म भरवाए। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी पार्टी का रिकॉग्निशन का ग्राउंड क्या है। क्या किसी भी कैंडिडेट की एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? क्या किसी भी कैंडिडेट की मिनिमम क्वालिफिकेशन होने के लिए क्या कुछ आधार बेस होने चाहिए, क्या कुछ एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए, कुछ सूटेबिलिटी टेस्ट होना चाहिए? हमारे देश में हम प्राइमरी का टीचर लेते हैं तो टीईटी का एग्जाम लेते हैं, उसकी क्वालिफिकेशन के बाद जो भी वो पढ़ा है उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्वालिफाई हो गया, उसके बाद टीईटी लेते हैं, पीईटी लेते हैं, एसईटी लेते हैं, एनईटी लेते हैं। हम लॉ में एडमिशन लेते हैं तो क्लैट का एग्जाम क्वालिफाई करवाते हैं, उसकी क्वालिफिकेशन के बाद एक एग्जाम क्वालिफाई होता है, वो एलएलबी कर लेता है तो फिर हम एआईबी का एग्जाम लेते हैं, ऑल इंडिया बार एग्जाम लेते हैं, ऑल इंडिया बार एग्जाम के बाद उसको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देते हैं कि उसको मिनिमम नॉलेज है, डिग्रियों के बावजूद उसको मिनिमम नॉलेज है कि वो कोर्ट में चल सके। क्या किसी भी कैंडिडेट को जो देश का प्रतिनिधित्व करने जा रहा हो, जो यूनियन पार्लियामेंट के लिए अपनी कैंडिडेचर फाइल कर रहा हो, क्या उसके लिए कोई मिनिमम एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए? उसकी क्वालिफिकेशन जो है, हमने मान लिया कि आप ये कहते हैं कि भाई जो पढ़ा लिखा नहीं है उसका भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, सभी कम्युनिटीज का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, एजुकेशन कोई बड़ी क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए? एलिजिबिलिटी टेस्ट में जब आप टीटी का एग्जाम ले सकते हैं, नेट का एग्जाम ले सकते हैं, एआईबी का एग्जाम ले सकते हैं, तो क्या उसको यह पता होना चाहिए भारत की ज्योग्राफी कितनी है, भारत की बाउंड्रीज कितनी बड़ी हैं, भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, भारत की इंटरनेशनल पॉलिसी कौन सी हैं, भारत के अंदर के कितने प्रकार की प्रजातियां रहती हैं, कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का मिनिमम ज्ञान है, भारत के कानूनों का मिनिमम ज्ञान है क्या? कैंडिडेचर बनने से पहले क्या
person having the minimum qualification about the law because he is going to make the law. पार्लियामेंट में क्या करेगा जाके? पार्लियामेंट में जाकर कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगा, क्योंकि पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना, इसके अलावा पार्लियामेंट का कोई काम नहीं है। पार्लियामेंट में जो इश्यूज उठते हैं वो डिस्कशन के लिए, आप ओपन फोरम पर भी अगर केवल डिस्कशन के लिए पार्लियामेंट जा रहे हैं, 0 आवर्स में डिस्कशन करेंगे या किसी और समय डिस्कशन करेंगे, तो आप उसके लिए न्यूज चैनलों पर भी जा सकते हैं। आजकल यूट्यूब के प्राइवेट चैनल बने हुए हैं, उन पर जा सकते हैं और मर्जी हो उतनी राइटिंग कर सकते हैं। लेकिन क्या पार्लियामेंट में बिठाने, डिस्कशन करने के लिए पार्लियामेंट में बिठाना? पार्लियामेंट में जाने का मतलब है यू आर द लॉ मेकर्स फॉर दिस कंट्री, यू आर द लॉ मेकर फॉर 130 करोड़ पीपल। 130 करोड़ के लिए आप कानून बनाने की प्रक्रिया में जा रहे हैं, तो क्या कानून की मिनिमम जानकारी होना आवश्यक नहीं है? आप जिस स्ट्रीम से आते हैं इररिलेवेंट, आपको कोई भी स्ट्रीम चाहिए, लेकिन एक एलिजिबिलिटी टेस्ट सबका होना चाहिए, साक्षर तो होना ही चाहिए, और एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए ताकि कैंडिडेट की कैंडिडेचर वहां पर सिद्ध हो सके। तेज बहादुर जी को वहां रिप्रेजेंटेशन करवाने के लिए समाजवादी पार्टी आ गई। क्या समाजवादी पार्टी का रिकॉग्निशन देने से पहले इलेक्शन कमीशन को यह पूछना चाहिए कि आपके जो निर्माण करता है उनको कानूनों की कितनी जानकारी है, या जो हर बार जो आपकी नई कमेटियां हैं, पार्टी के जो नए पदाधिकारी लोग हैं इलेक्शन के टाइम पर, क्या ये क्वालिफाइड हैं? इनमें से 60% लोग क्या ये एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं आपके एग्जीक्यूटिव बॉडी से? तब हम आपकी पार्टी का हर बार रिकॉग्निशन करेंगे। किसी भी पार्टी का, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सबका एग्जामिनेशन होना चाहिए। कि राहुल गांधी का एग्जामिनेशन क्यों नहीं होना चाहिए? कि ये कुछ मिनिमम लॉस जानते हैं, देश के बारे में जानते हैं, भारत की संस्कृति संस्कारों के बारे में जानते हैं, भारत की परंपराओं के बारे में जानते हैं, भारत की भारतीयता के बारे में जानते हैं क्या? अगर नहीं जानते तो इनको क्यों कैंडिडेट बनाना? और ये पार्लियामेंट में जाकर उल्टी सीधी वहां कहानियां करते हैं, वहां किस्से सुनाते हैं जिनको लॉ की बेसिक नॉलेज भी नहीं है। और जिस पार्टी की अगर सरकार बन गई मेजोरिटी में, तो साहब ये मंत्रिपरिषद भी पा जाएंगे, और फिर मंत्री बनेंगे तो कैसा होगा? मंत्री बनेंगे तो वैसा ही होगा जैसा पिछले 70 साल में सरकारों ने पहले एक इंपीरियल मॉडल अडॉप्ट किया। मैंने इकोनॉमिक मॉडल की बात करी थी, हिंदू इकोनॉमिक मॉडल की बात की थी पीछे। पहले इकोनॉमिक मॉडल कौन सा लिया, फिर साम्यवाद का मॉडल लिया, साम्यवाद के बाद फिर वैश्विक मॉडल लिया, और ये सारे फेलते हम स्यूडो अमेरिकन इकोनॉमी पर आ गए। और चाइना ने स्यूडो हिंदू इकोनॉमी अडॉप्ट कर ली, और जिसका नतीजा निकला कि वो कितने आगे निकल गए पिछले 15-20 साल में, और हम उस 30 वर्ष के स्पान में, बल्कि ज्यादा समय हो रहा है, वैश्विक मॉडल अडॉप्ट करके कहां पहुंच गए। हमें ऑक्सफोर्ड की डिग्री वाले लोग चाहिए, हमें कैम्ब्रिज से पढ़े हुए इकोनॉमिस्ट चाहिए, हमें क्या लंदन स्कूलों से पढ़े हुए इकोनॉमिस्ट चाहिए, अमेरिका से पढ़े हुए लोग चाहिए, या फिर भारतीय संस्कृति को मिनिमम जानने वाले लोग चाहिए, भारत की भारतीयता को जानने वाले लोग चाहिए, भारत के ग्रंथों को जानने वाले लोग चाहिए, भारत के इतिहास को जानने वाले लोग चाहिए? इन ट्रू सेंस ये तय करना पड़ेगा, नहीं तो तेज बहादुर जैसे लोग लगातार पिटीशंस फाइल करेंगे और प्रधानमंत्री जैसे पदों के लिए चुने गए व्यक्तियों के खिलाफ इस प्रकार हिंड्रेंस पैदा करते रहेंगे। मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं कि देश इस बात को कहे कि एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। नॉट अ क्वालिफिकेशन, डिग्री से मतलब नहीं है, एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशन के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एडवोकेट थे तो आपको जज सीधा एलिमिनेट कर दिया जाए, नहीं। आप एडवोकेट थे तो आपके, जब हम नीचे एग्जाम लेते हैं, एचजेएस का एग्जाम लेते हैं, लोअर जुडिशरी का एग्जाम लेते हैं, तो हाई कोर्ट के कैंडिडेचर के लिए भी एक मिनिमम एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के कैंडिडेचर के लिए एक मिनिमम एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए। बाकी क्वालिफिकेशन एडिशनल है जो आपको देखना है, लेकिन जो लोग इस टेस्ट को क्वालिफाई कर पाए होंगे वही नॉमिनेशन कर सकते हैं इलेक्शंस में। जो इस टेस्ट को, एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालिफाई कर पाए होंगे वही क्लेम कर सकते हैं कि मेरा एलिवेशन कर दिया जाए। जब सबका है तो बड़े इंस्टीट्यूशंस में क्यों नहीं? बड़ी पोस्टों पर बिठाने के लिए सरकार किसी को चूज कर लेती है, भाई आप रिजर्व बैंक चले गए, आप ये चले गए, आप वो चले गए, आपको ये कर दिया, आपको क्या? उनके सबके मिनिमम एलिजिबिलिटी टेस्ट होनी चाहिए। जितने 10 कैंडिडेट हैं, 10
10 एलिजिबल हैं, 10 टेस्ट दें, टेस्ट देकर 5 क्वालिफाई होते हैं, 5 में से आप नॉमिनेट कर लीजिए, उन 5 में से चुन लीजिए। सरकार को डिस्क्रिप्शन है, पार्टियों को डिस्क्रिप्शन है कि भाई ये आपके पास 70 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, आपके पास जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो क्वालिफाई करने वाले 300 लोग हैं, उन 300 में से 70 चुन लीजिए, आपको राइट है। लेकिन वही नॉमिनेट हो सकता है जिसने मिनिमम एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई किया हो और उसका बंच एक तैयार हो जाए, एक जनरल एग्जाम हो जाए। उस जनरल एग्जाम में पूरे प्रदेश से सपोज 5000 लोग क्वालिफाई कर गए, अब सारी पार्टियां अपना अपना कैंडिडेट उससे बना लें। अपनी पार्टी नहीं तो अपनी पार्टियों के पहले से प्रिपेयर करके कैंडिडेट को एलिजिबिलिटी टेस्ट करवा दें और फिर उसको कैंडिडेट बना दें। अपनी पार्टी से 5 लोग चुन लें, 5 एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 लोग क्वालिफाई कर जाए या 2 3 4 क्वालिफाई कर, जो क्वालिफाई कर जाए उसको कैंडिडेट बना दीजिए। मुझे लगता है कि हमें अभी इलेक्शन रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, अदरवाइज इस तरह की पिटिशंस आती रहेंगी। इसके साथ ही आज की ये बड़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ है उसको संपन्न किया। नमस्कार। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड प्लस फ्री क्लासेस का लाभ ले सकता है।